करता था, तो हर लेखक के, हर वैज्ञानिक की बात में यही आता था कि हमको पता नहीं है क्या है। एक अंधेरे कमरे में टटोल से रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा डर की बात शायद ना हो, लेकिन हमको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि इसका इलाज क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हम लोग को चमका दिया कि क्लोरोक्विन हमको कैसे नहीं दोगे। तो क्लोरोक्विन को उस समय ये माना जा रहा था कि वो उसकी दवाई इलाज है, इलाज के रूप में है, जबकि है नहीं। कितनी दवाइयों के नाम बीच में आए, रेमडेसिविर आया, दूसरी दवाइयाँ आई कि ये इसका इलाज है, ब्लड प्लाज्मा की बात आई, ट्रांसफ्यूजन की बात आई, बहुत सारी बीच में बातें आई कि ये इसका इलाज है। लेकिन जितना मैं समझ सका था, जितना जान सका था, जितना पढ़ सका था, लोगों से राय शुमारी कर सका था, उसमें ये स्पष्ट था कि इसका इलाज नहीं है। एहतियात ही हमको इससे बचा सकता है, बच के रहना ही हमको इससे दूर रख सकता है। और उस बीच में जो उपचार हो सकते हैं वो करो। पहली लहर आई, बहुत ज़्यादा प्रभावित किए बिना चली गई, बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु नहीं हुई। दूसरी लहर आई, ये जो डेल्टा वेरिएंट था, उसने हमको बहुत कड़ाई से मारा। छत्तीसगढ़ में इसकी मार देश के साथ में बहुत कड़ी पड़ी और करीब 9000 लोगों की जान हम लोगों ने इस दरमियान जो रिकॉर्ड हो सका था, उसमें हमने 2 महीनों में 4300, 400 एक महीने में, 4700, 800 एक महीने में हम लोगों ने लोगों को खोया। और उस समय तैयारी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिस्तरों के लिए मार था, ऑक्सीजन के लिए मार था, और जितने पेशेंट्स को ज़रूरत थी वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। तो ये अनुभव उससे मिला। और अब तो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। पहले जब कोरोना आया तो बहुत सारे निजी संस्थान जो थे वो बंद हो गए थे, उन्हें बंद कर लिया था, क्योंकि सब अनसर्टन थे। पीपीई किट्स नहीं थे, बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए। डॉक्टरों को, स्टाफ को अपने बचाव के लिए न्यूनतम जो पीपीई किट चाहिए था वो देश में नहीं बनता था। लैब टेस्टिंग का कोरोना का हिंदुस्तान में एक था, पूना का वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है, एक इंस्टीट्यूट पूरे हिंदुस्तान में था जहां इसकी टेस्ट होती थी। ये तो शुरुआत थी। अब उससे हम काफ़ी आगे चले गए हैं, इसके बारे में समझ लिए हैं, जान लिए हैं कि इतना जानलेवा नहीं है, खतरा है, खतरनाक है। जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं वो ज़्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं। वो बात अब इसमें नहीं रही। ये तीसरी लहर आके जा चुकी है। लोगों ने nth वेव की परिकल्पना की है, दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं, ना जाने कितने वेव्स आएंगी। तो ये उतार चढ़ाव हमको देखने को भविष्य में भी मिल सकता है, क्योंकि कोरोना हमारे बीच में है। अभी वैश्विक स्तर पे आप लोग सब न्यूज़ भी देखते हैं, उसको कवर करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि चाइना में सर्वाधिक तीव्रता से कोरोना का वार अभी हो रहा है। 34-35 से ज़्यादा शहर उनके लॉकडाउन में हैं। 5 या 6 बड़े शहर क्लोज डाउन में हैं कि घर से ही नहीं निकलना। अमेरिका में ये बढ़ा हुआ है, यूरोप में ये बढ़ा हुआ है, जर्मनी में ये बढ़ा हुआ है, साउथ कोरिया में ये बढ़ा हुआ है, कई देशों में ये बढ़े हुए स्वरूप में दिख रहा है। कल के आंकड़े आपने भी देखे होंगे कि जो 2800, 2400, 2300 देश में था, कल 3300 पहुंच गया। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। लेकिन किसकी तुलना में? तीसरी लहर में जो ज़्यादा केसेस आए, देश में 3.5 लाख पॉजिटिव केस एक दिन में आए थे। तो 3.5 लाख की तुलना में हम 3500 पे हैं, 100 गुना कम। तो अभी वो स्थिति हमारी है, लेकिन कब ये बढ़ सकता है इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बीच में पब्लिक हेल्थ को लेकर काफ़ी कुछ काम किया आपने। एक जो पूरे देश में चर्चा हो रही है पब्लिक हेल्थ यूनिट को लेकर, जिसकी पार्टी से शुरुआत भी हुई, अमर लैब को लेकर भी काफ़ी चर्चा है। ये किस तरह से इस पर काम चल रहा है छत्तीसगढ़? इसमें हम ब्लड टेस्ट कराते हैं जी। तो एक सामान्य ब्लड टेस्ट के लिए मुझे लगता है कि 2000, 4000, 6000, 10,000, 12,000 रुपए लगते हैं। और हर व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति उतना खर्चा नहीं करना चाहेगा। तो ये डायग्नोस्टिक के लिए हम लोगों की जो परिकल्पना है, और भारत सरकार के साथ भी NMH के नेशनल हेल्थ मिशन NHM के माध्यम से जो काम है, उसमें हम लोगों ने वायरोलॉजी लैब को प्राथमिकता से लिया, ये डायग्नोस्टिक लैब को प्राथमिकता से लिया हुआ है। परिकल्पना इसकी ये है कि हर व्यक्ति जो अपना ब्लड का टेस्ट
कराने की आवश्यकता महसूस करते हैं, घर पे ही उनका टेस्ट हो जाए। परिकल्पना ये है, कहां तक हम पहुंचेंगे ये एक अलग बात है, कि आप घर पे टेस्ट सैंपल अपना दे दीजिए, रनर रहेगा, वो सैंपल लेके लैब पे पहुंचाएगा, जिस स्तर का टेस्ट होगा लैब में टेस्टिंग होगी, रिपोर्ट रनर लाके आपको दे देगा और ऑनलाइन भी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो ये रफली मोटा मोटी ये परिकल्पना है। आज मितानिन भी ब्लड टेस्ट करती है मलेरिया का, वो अभी भी स्थापित है। सब हेल्थ सेंटर में ब्लड के टेस्ट होंगे 22, 23, 24 प्रकार के। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टेस्ट होंगे 60-70 प्रकार के। CHC लेवल में टेस्ट होंगे 90-100 प्रकार के। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में टेस्ट होंगे कम से कम 120 प्रकार के। यहाँ अभी जो दुर्ग में चालू हुआ है वो तो 200 से ऊपर प्रकार के टेस्ट की लेबोरेटरी बनी है। तो ये सुविधा निशुल्क, जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात होती है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर यही है, एक हॉरिजॉन्टल पकड़िए, परिकल्पना करिए कि स्वास्थ्य में ये चीज की आवश्यकता पड़ती है हॉरिजॉन्टल, और हमारे पास इलाज अभी क्या है, मदद क्या है, वर्टिकल। सिकल सेल का करना है तो पैसा नहीं लगेगा, आपको लॉकियर का करना है तो पैसा नहीं लगेगा, बाल हृदय रोग का करना है तो पैसा नहीं लगेगा, आयुष्मान डॉक्टर खूबचंद बघेल में जो इलाज होते हैं उसके लिए आपको पैसा नहीं लगेगा। लेकिन समस्त इलाजों के लिए अभी निशुल्क सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं है। उस दिशा में ये एक कदम है कि जो डायग्नोस्टिक्स होंगे ये निशुल्क हर व्यक्ति को उपलब्ध होंगे। अभी हाल में ही CM साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में पाटन में पहला देश का CHC जहां पर हमर लैब स्थापित होगा, वो पहला स्थापित हुआ। ये सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल करके एक संस्था है, अमेरिका से काम करती है, उनके सहयोग से हम लोग ये वायरोलॉजी लैब स्थापित कर रहे हैं, और उसके माध्यम से ये एक वर्टिकल कवर हो जाएगा। करना तो हॉरिजॉन्टल सबको है, उतार चढ़ाव लगातार बने रहते हैं, जैसे अप एंड डाउन आता है हार्ट के उसमें, तो उतार चढ़ाव बने रहते हैं। इस बीच में ये समझना चाहूँगा कि टेलीमेडिसिन को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ अब डिजिटल युग की तरफ बढ़ता जा रहा है। टेलीमेडिसिन भी भविष्य की कार्य पद्धति है जी, वर्तमान में भी आ गई है। इसमें बहुत सारे इलाज या डायरेक्शंस आप ऑनलाइन ले सकते हैं। मेरे को ये थोड़ा सा घाव यहाँ हो गया, और डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन में फोन से मैंने पूछा कि क्या क्या लगा लूं, थोड़ा सा दिख रहा है, ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, यहाँ घाव दिख रहा है। तो उन्होंने कहा फोटो खींच के भेज दो। तो अब बाबू आए, आनंद आए, उन्होंने फोटो खींचा, भेज दिया, डॉक्टर साहब ने दवाई भेज दी, तो काम हो गया। तो ये सबके लिए, ये तो मेरी बात हो गई। आखिरी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति अगर उनको अपना जांच करवाना है या कंसल्टेशन करना है, तो 200 रुपए बस किराया लगा के, एक दिन की दिहाड़ी खराब करके, खाने का खर्चा करने से बच के, वो वहीं से वो काम एडवाइस ले सकते हैं। ऑनलाइन आपको एडवाइस मिल जाएगी, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन भी हो सकता है आने वाले समय में उपलब्ध हो जाए, और समय और खर्चा आने जाने का करने की जरूरत ना पड़े। ये तो सिंपलिस्टिक लेवल पे, और टेलीमेडिसिन एडवांस लेवल पे तो सर्जरियां हो रही हैं ऑनलाइन, तो छोटे से छोटे लेवल से आगे तक की इसमें। आजकल तो इंश्योरेंस में भी टेलीमेडिसिन के जरिए ही इंश्योरेंस भी हो रहा है। एक चीज़ और, क्योंकि डिजिटल युग की हम बात कर रहे हैं और हमने हेल्थ सेक्टर में डिजिटल युग की बात की, त्रिस्तरीय पंचायत में भी आप इसमें एक नया प्रयोग कर रहे हैं, और इसमें राजीव गांधी की जो सोच थी कि पंचायतों को किस तरह से मजबूत किया जाए, उस और कितना कारगर साबित होगा? राजनीति में शामिल होने के बाद बहुत सालों से मेरे मन में ये बात रही कि अगर आपको कहीं काम करना है तो कोई योजना होनी चाहिए जी, और योजना बनाने के लिए जानकारी होनी चाहिए। तो एक मेरे मन में एक ख्याल था कि हमको हर गांव का एसेट रजिस्टर हमारे पास होना चाहिए, कि हर गांव में भौतिक संसाधन क्या हैं जो बने हुए हैं। आपने कहा कि हर गांव में बिजली लगा दो, और आपको ये नहीं पता कि किस गांव में बिजली है, किस गांव में बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर किस गांव में कितने हैं, किस गांव में कितने नहीं है, हैंडपंप कितने हैं, सीसी रोड कितने हैं, तालाब कितने हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये अनेकों मौके पे ये मेरे को महसूस हुआ कि हम प्रशासनिक तौर पे आदेश जारी कर देते हैं, ये काम कर दो, जबकि हमको सही में मालूम नहीं रहता कि वास्तविक स्थिति क्या है।
तो जहां जिस बात की जरूरत है वहां के लिए वो मंजूर करो आप प्राथमिकता के आधार पे, और उसके लिए डिजिटल ये एसेट रजिस्टर की परिकल्पना और इसको ऑनलाइन उपलब्ध कराना। करीब 100 ऐसे पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें चुने जिसके आधार पे एसेट रजिस्टर बनाया जाए। इसमें कई पैमाने थे, जमीन के आकार, वन भूमि इत्यादि, गौचर इत्यादि, सीसी रोड कितने हैं, डामर रोड कितने हैं, मुर्रम रोड कितने हैं, गैडगरी कितनी है, बिजली के खंभे कहाँ हैं, ट्रांसफार्मर कहाँ है, प्राइमरी स्कूल कहाँ है, आंगनबाड़ी कहाँ है, बिल्डिंग आंगनबाड़ी की है कि नहीं, कितने लोगों के पास आधार कार्ड है, कितने लोगों के पास राशन कार्ड है, कितने लोगों के पास आयुष्मान कार्ड इत्यादि इत्यादि। ये सारी जानकारी एकत्रित करके फिर आप रायपुर से काम करो तो शायद कुछ कर पाएंगे, वरना आंख में पट्टी सी बंधी रहेगी। और आप तो वो डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे एक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, उनके साथ उनके सीएसआर के माध्यम से 4 करोड़ रुपए देने की उनने पहल की, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। उनके तनख्वाह जो हमारे कर्मियों के हैं, पंचायत कर्मियों के, वो ऑनलाइन हो जाएंगे। उनकी हाजिरी, उनकी एब्सेंस, सस्पेंड हुए इत्यादि इत्यादि जानकारी रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स उसकी जानकारी रहेगी, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ सर्कुलर्स उसकी जानकारी रहेगी, ये भौतिक संसाधन है इसकी जानकारी रहेगी, कहाँ पर क्या है, जिसको पन्ने कहते हैं, डिजिटल पन्ने। तो एक गांव के भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर आप बिजली का पन्ना बैठा दो, आप तालाब का पन्ना बैठा दो, आप हैंडपंप का पन्ना बैठा दो, आप आंगनबाड़ी का पन्ना बैठा दो, और सब जियो टैगिंग करके ये संसाधन ऑन रिकॉर्ड रहें। फिर कहाँ क्या कमी है, टीएस बाबा अपने गांव के लिए सब ले गए, आपका गांव छोड़ दिया, तो ये जो असंतुलन आ गया है ये फिर पारदर्शी हो जाएगा, ऑनलाइन डाटा सबके सामने रहेगा। तो कांग्रेसिया गांव है तो सिर्फ उसमें काम होगा, भाजपाई गांव है तो उसमें काम नहीं होगा, जो दूर दराज का गांव है उसमें कौन देखता है। जियो टैगिंग की जो आपने बात की, जियो टैगिंग में आप देखिए कि जो बात काफ़ी मजबूत तरीके से रख पाता है उनको वो जियो टैगिंग मिल जाती है। जैसे आप देखिए कि बस्तर का जो मुर्गा है जिसको बस्तर को मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया, बालाघाट को चला गया। तो होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ भी हम लोग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, तो अमिताभ कांत जी हैं, नीति आयोग के सदस्य हैं, वो भी उसमें जुड़े थे, भारत सरकार के पंचायत और रूरल डेवलपमेंट विभाग के भी अधिकारी जुड़े थे, और उन लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, हम भी इसमें सपोर्ट करेंगे, और अब कर रहे हैं। जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना, मनरेगा के काम इत्यादि। एक तालाब को 4 आदमी बनाता था, मेरा ये अनुभव है, दिग्विजय सिंह जी ने मुझे जांच करने भेजा था। एक गांव में एक रोड सैंक्शन हुई थी और 3 मद से वो रोड सैंक्शन हुई थी और बन गई थी। मेरे घर से आपके घर की रोड पंचायत ने भी बना दी थी, पीडब्ल्यूडी ने भी बना दी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी बना दी थी, और आरईएस ने भी बना दी थी। तो ये ऐसे में जंगल में या एक सुई को पैरे के ढेर में ढूंढ पाना असंभव सा है। तो उसी बात को ध्यान में रख के, और मेरी जो सोच है वो मिनिमम एक इनकम लोगों की हो, तो वो एक हाउस होल्ड को जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इनकी भौतिक स्थिति क्या है और फिर उनको क्या मिल रहा है, तो न्यूनतम अगर कलेक्टर रेट हर परिवार को आप नहीं दे सकते तो कम से कम हर व्यक्ति को 6,000 रुपए न्यूनतम दे सकते हो क्या? न्यूनतम मेरे को 20,000 मिल रहे हैं, तो दूसरे वाले को 2,000 मिल रहे हैं, तो इसकी जानकारी किसको है? उस सबको हो वो जानकारी, ताकि फिर एक प्रेशर बने कि नहीं भाई ये गड़बड़ हो रहा है। अभी किसी को नहीं मालूम तो कोई प्रेशर नहीं बनता, परफॉर्मेंस का, जवाबदेही का दबाव नहीं बनता। ये जितना पारदर्शी होगा, मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन उतना बंधेगा, जवाबदेह होना पड़ेगा कि भाई ये बहुत ज्यादा अंतर है, इसको कुछ करो। जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है इंडिया में, चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाया जाता है, जबकि होना चाहिए बॉटम टू टॉप। इसमें अर्थशास्त्रियों के 2 दृष्टिकोण हैं। एक है ट्रिकल डाउन, जिसको आप कह रहे हैं टॉप टू बॉटम, कि ऊपर का विकास करो और धीरे 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 वो पानी नीचे तक पहुंचेगा। और दूसरा है कि बॉटम अप, कि नीचे को मजबूत करो और वहां का उसका प्रभाव जो बनेगा, परचेसिंग पावर बनेगी। आपने एक फैक्ट्री लगा दी, ये विशेषज्ञों की बात है, मेरे क्षेत्र की नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से जो मैं सोच सकता हूं
न्यूज में सुनते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स गिर गया, यानी मैन्युफैक्चर कम हो रहा है। हम यानी भारत सरकार या जो भी सरकार है वो बड़ी मात्रा में उद्योगों को सब्सिडी उपलब्ध करा रही है, लाखों करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में उपलब्ध करा रही है कि आपको लोन भी माफ किए जा रहे हैं। अगर वो अर्थव्यवस्था के साइकिल को ऊपर की तरफ बढ़ाने के लिए सहयोगी साबित होता है तब तो एक हल महसूस होता है। अगर आपने पैसा दिया उद्योग बनाने वाले को और खरीदने वाले के जेब में पैसा नहीं है तो उद्योग जो सामान बनाएगा उसको खरीदेगा कौन? सरल में, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं तो सरल में जो मैं समझ पाता हूं वो यही है कि भाई खरीदने की क्षमता तो पहले बनाओ तब तो फैक्ट्री चलेगी। कुर्ता मैं खरीद रहा हूं, 100 कुर्ते बनाने की फैक्ट्री है, आप कहोगे लो मैंने पैसे दिए 200 कुर्ते बनाओ। जो 200 कुर्ते बनाएगा उसको खरीदने के लिए पैसा है कि नहीं लोगों के पास? अगर है तो चलेगा, अगर नहीं है तो वो पैसा नीचे होता तो खरीदते, वो आपने ऊपर दे दिया। ये तो आपको लगता है कि योजनाओं के अनुरूप विकास हो पाता है? जो योजनाएं बनाई जाती है उसके अनुरूप नहीं हो पाता। योजनाएं एक परिकल्पना होती है, उस परिकल्पना को, सोच को, उस विचार को मैदान में, फील्ड में उतार पाना, थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का जो अंतर रहता है, कहाँ पे रहता है बैरियर? वो बैरियर एक हो सकता है कि वो नीति उपयोगी ना हो। हम लोगों ने देखा गांवों में शहरों के तर्ज पे कॉलोनियां बना के घर देने की बात, उस समय भी हम लोग बोलते थे, कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में भी, मम्मी को मैं बोलता था, हम लोग गांव गए घूमने के लिए, वो तो मम्मी ऐसे घर बना रहे हैं जैसे शहरों में कॉलोनी बनती है, उनके पास बाड़ी के लिए जगह नहीं होगी, उनके लिए दूसरी जगह उन लोग छोड़ के नहीं आएंगे, यहाँ नहीं बसेंगे। वो सारे घर गिर गए समय के साथ में, वो सारे घर गिर गए। तो एक योजना थी, योजना है कि लोगों को अपना काम करने के लिए पैसा दो, बैंकों से ऋण दे दो, खूब ऋण दे दो। मैं पहले की बात कर रहा, आज की नहीं। हम लोगों ने देखा कि बीच में लोग आके 100-100 पासबुक एक जगह से इकट्ठा किए, उनने पैसा निकाला, हितग्राही के नाम से निकाला, पैसा अपने पास रख लिया, उसका इस्तेमाल किया। जब वसूली का समय आया तो हितग्राही से वसूल करने की बात आई, उसने तो पैसे ही नहीं उठाया। मैंने समझा कि मेरे ऊपर तो कुछ आएगा नहीं, आप लोन ले रहे हो मेरे नाम से, आप पटा दोगे उसको। आपने लोन लिया और आपने दूसरा काम कर लिया बकाया। तो योजनाओं में और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में ऐसे बहुत सारे अंतर आते हैं। तो परिकल्पनाओं को भांपना, उनको समय पे सुधार कर लेना, एक इच्छा शक्ति होना कि हमको ये करना है, एक टारगेट कि हमने रोड बना दिया, मेरे लिए रोड बना दिया, मेरे लिए वो नाकाफी है। अगर उस रोड बनने से लोगों की जेब में पैसा नहीं बढ़ा तो मेरे लिए वो रोड बनाने से अच्छा है कि आप उनको पैसा दे दो, वो खरीदेंगे वो सामान, जिससे फैक्ट्री चल जाएगी और नौकरियां बनेंगी। एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, लकीर की फकीरी वाली बात नहीं, कि ये सारे आप डेवलपमेंट करो, लेकिन उससे माप किए जाने लायक परिणाम आ रहे हैं कि नहीं। मैं वो एक कागज भी लेकर आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी विभागीय समीक्षा कर रहे हैं, पंचायत का पारी नहीं आई, अगला डेट मिलेगा। तो उसमें स्वेप के नाम से जो एक योजना है, इसमें 13,300 लोगों का आंकड़ा विभाग ने दिया, जिसमें प्रति माह औसतन उन लोगों की आमदनी हो रही है जो अमूमन 6,000 से ऊपर है। अगर ऐसा होता है तब फिर वो पैसा सही उपयोग हो रहा है। अगर वो मैंने सबके पासबुक जमा कर लिए और वो पैसा निकाल लिया तो वो दूसरे के काम नहीं आ रहा है। छोटी बड़ी योजनाएं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं, विकास की बात करें तो विकास की जो मूल अवधारणा होती है वो ग्रामीण परिवेश से और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से होकर के गुजरती है। पंचायत और ग्रामीण विभाग भी आपका है। कल, आज और कल इस परिवेश में अगर हम इस विभाग को देखें, इस विभाग के कार्यों को देखें, कितना चुनौती भरा ये रहा होगा और अब तक का सफर इसमें क्या कहता है आपका? सफर तुलनात्मक संतोषजनक भी कहा जा सकता है कि कुछ हो रहा है, बहुत कुछ और हो सकता है। अगर इतना काम हुआ है तो और हो सकता है। मैंने तो केवल 3 करोड़ छत्तीसगढ़ के नागरिकों में से 13,300 का गिनती बताई। 40% अगर गरीबी रेखा के नीचे हैं तो 1 करोड़ 20 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं।
मैंने तो 13,300 का ही आंकड़ा आपको बताया। बहुत कुछ और करने को बाकी है। अगर कठिन है, कमिटेड रूप में ये किया जाए और लगातार समीक्षा उस बात की हो कि रिजल्ट क्या आया, तब जाके उसमें कुछ प्रगति और आ सकती है, वरना बहुत सारी चीजें औपचारिक रह जाती हैं। कल के ऊपर छोड़ देना चाहिए, कल देखेंगे। फिर छोड़ना किसी के ऊपर नहीं चाहिए। अगर छोड़ दिया तो मतलब आपने जवाबदेही से अपने आप को मुक्त कर लिया, जो पहली गैर जिम्मेदाराना बात है। चाहे अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे उस हद तक, क्योंकि मीडिया अब बहुत सामने आके भी अपना रोल अदा कर रहा है। हम सजग होके अगर जवाबदेही नहीं लेते रहेंगे तो फिर वो छोड़ देने से तो नहीं होगा। एक चाहत की भी आपने बात कही थी, इससे जोड़ना भी चाहूंगी इस कड़ी को, कि कई ऐसी चाहत होती है चाहे कार्य करने की हो, अधूरी रह जाती है, और वो चाहत जब अधूरी रह जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता। आपका एक बयान भी था ये। हाँ, मैं भूत ना बनूं बाद में मेरे दिमाग में वो घूमे ना, रहता है जी। मन में रहता है, बहुत सारी बातें रहती है, लेकिन इतनी परिपक्वता भी आदमी में होनी चाहिए कि ये नहीं कि मैं जो चाहता हूं वही हो तभी दुनिया ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। करो, मन में सोचो, पाने की कोशिश करो, अच्छे तरीके से पाने की कोशिश करो। मिलता है तो काम करो, नहीं मिलता है तो जो काम है वो करो। करने का प्रोसेस लगातार चलते रहना चाहिए। इसलिए गढ़बोनावाद छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार काम भी करे, और मुझे लगा इस पर चर्चा को यहीं पर समाप्त किया जाए। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस खास कार्यक्रम में यहाँ पे आने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बाबा जी के लिए कहना चाहूँगा, गुण, ज्ञान, धर्म और कर्म में आप बेहिसाब हैं, और सब लोगों ने जाना और सब लोगों ने माना, आप लाजवाब है। थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने छत्तीसगढ़ की आत्मनिर्भरता, संप्रभुता और समृद्धि का स्वप्न देखा और साकार किया, जो समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान के रचिता बने, जनता की मुद्गामी चेमा को जिन्होंने स्वर दिया। बहुत ही आदर सम्मान के साथ आदरणीय टी सिंहदेव जी को हम प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं चाहूंगी श्री R.K. गांधी जी, मधुर चितलांगिया जी एवं आकांक्षा तिवारी जी माननीय महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। इसके साथ ही हम यहाँ उपस्थित अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान माननीय महोदय के हाथ कर कमलों द्वारा करवाना चाहते हैं। इस हेतु सर्वप्रथम कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई आदरणीय सविता त्रिपाठी जी सादर आमंत्रित हैं। प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा माननीय सिंहदेव जी के कर कमलों द्वारा। इसी क्रम में वरिष्ठ पदाधिकारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदरणीय अशोक राठी जी, वरिष्ठ पदाधिकारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अशोक राठी जी। सम्मान की अगली कड़ी में प्रदेश सचिव इरशाद रिजवी, IT सेल महिला विंग निकिता एंड विंग, IT सेल महिला विंग निकिता एंड विंग, सम्मान की अगली कड़ी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर संपतलाल साहू जी। सम्मान की कड़ी में वरिष्ठ समाजसेवी ऋषि टंडन,
स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी लिस्ट हॉस्पिटल श्री दीपक वर्मा जी। इसी क्रम में डायरेक्टर प्रोफेशनल कैरियर डॉक्टर संतोष राय। आदरणीय दीपक दुबे जी। लोक कल्याण समिति अध्यक्ष स्मृति नगर भिलाई उत्कर्ष भट्ट। आदरणीय तुलसी साहू जी। सीएमएचओ दुर्ग जिला। सह संपादक पूरब टाइम्स भिलाई श्री हमीद खान। राजनांदगांव जिला प्रमुख साधना न्यूज रामकुमार साहू। खैरगढ़ संवाददाता राम अवतार साहू। धंधा संवाददाता निकेत ताम्रकार। निकेत ताम्रकार। पाटन संवाददाता हेमलता निषाद। अहिवारा संवाददाता लोकेश्वर सिंह ठाकुर। साजा बेरला गौतम साहू। हाईटेक हॉस्पिटल डायरेक्टर ऋषि उपाध्याय। हेमंत वर्मा। संवाददाता डोंगरगांव प्रेम गोस्वामी। डोंगरगांव संवाददाता प्रेम गोस्वामी। गंडई संवाददाता रत्नेश कुलदीप। भिलाई संवाददाता लोकेश साहू। दुर्गेश साहू। टोमललाल सिन्हा मगरलोड संवाददाता। लोमेश साहू। कुरु संवाददाता घनश्याम साहू। गरियाबंद संवाददाता लक्ष्मण साहू। राजनांदगांव संवाददाता सिटी रिपोर्टर मुकेश देवांगन।
सतीश पात्रे, लवन साहू, इनायत, दीपक दुबे, रोशन रिजवी, संजीव साहू, दुर्ग ग्रामीण, सतीश पात्रे, लवन साहू, मोहम्मद इनायत, दीपक दुबे, माननीय महोदय का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अब अगले पड़ाव की ओर चले चलते हैं। एक बार पुनः माननीय महोदय का आभार, धन्यवाद। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाकर सद्भावों को जागृत कर